आज हम लोग आप लोगों को लाइव यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट 4 देने जा रहे हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी फर्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, मैथ उसी के बिल्कुल सटे दूसरी वीडियो में मिलेगा और तीसरी वीडियो में आपको रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। इन कोशिश कर रहे हैं कि 10 से 15 प्रैक्टिस सेट डाल दिए जाएं और लगभग वो सारे के सारे इंपॉर्टेंस चुनिंदा हैं और इस तरह से आपके पास अभी समय है। अगर आप निरंतर इसका अभ्यास करते रहें, कम से कम दिन में 2 बार 3 बार, तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, सबको काफी पीछे छोड़ देंगे। तो आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। तो इसी क्रम में प्रैक्टिस सेट 4 में सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद 30 से 35 सामान्य ज्ञान होंगे, कुछ करंट अफेयर्स भी इसमें है और इसके बाद फिर हम हिंदी के जस्ट सटे हुए कुल मिला के 70 क्वेश्चन पहले वीडियो में हम करने जा रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट 4 में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है। तो यहाँ पर 3 मुख्य ऋतुएं हैं फसलों के माने में। एक है रबी, दूसरा है जायद और तीसरी फसल जो उगाई जाती है वह होता है जायद। 4 विकल्प आपके पास हैं, जायद, बरसाती, शरद और झूम। झूम तो एक कृषि है, बरसाती कोई ऋतु है नहीं, शरद भी कुछ नहीं है, ये तो ऋतुएं हैं लेकिन फसल की दृष्टि से नहीं है। इसलिए रबी और खरीफ के साथ साथ तीसरे नंबर पर आपका विकल्प सही हो जाएगा जायद की फसल। तो रबी जो जाड़े में लगभग अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभिक अवस्था में काट लिए जाते हैं, रबी होती है। खरीफ की फसल वो होती है जो बरसात के प्रारंभ में बोई जाती है और जाड़े के प्रारंभ में काट ली जाती है। जायद की फसलें वे होती हैं जो गर्मी में ही बो करके और गर्मी के अंतिम अर्थात बरसात के प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें खरबूजे तरबूजे आते हैं, इसमें गेहूं, जौ, चना वगैरह आते हैं। खरीफ में आपका धान है, अरहर वगैरह आता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ विकल्प ये सही हो जाएगा कि रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत में तीसरी फसल की जो ऋतु है वह जायद है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विकल्प दिया है आपका 1858, 1885, 1880 और 1875। तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, इसलिए विकल्प संख्या बी सही हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 383, अनुच्छेद 385, अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 412। तो इसका विकल्प ए सही होता है क्योंकि अनुच्छेद 383 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अंतर्गत किया गया। आगे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि जल प्रदूषण होता है प्लाटोन्स की वृद्धि के द्वारा, औद्योगिक अपशिष्टों के द्वारा, जलीय जंतुओं के शरीर के नष्ट होने से या फिर वर्षा के द्वारा। तो सबसे अधिक कह रहा है कि विकल्प तो चारों लगभग सही हैं, लेकिन सबसे उचित विकल्प क्या है। तो औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा, जितने भी उद्योगों से अपशिष्ट रसायन वगैरह जो भी निकलते हैं, इससे जितना जल को हानि होती है उतना किसी से नहीं होता है, इसलिए सबसे उचित विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आपके स्क्रीन पर देखिए, यहां दिया हुआ है कि प्रदूषण उत्पन्न करने का मुख्य साधन क्या है। मानव है, जानवर है, हाइड्रोजन गैसें हैं, इनमें से सभी हैं। तो सबसे अधिक प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है। तो मानव ही आजकल हलचल मचा के रख दिया है। तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाला मुख्य साधन मानव संसाधन है, मानव साधन है, तो मानव को हम सही कर देंगे। आगे देखिए, छठवां दे रहा है कि G20 का 19वां
शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में किस देश में आयोजित होगा? अभी होने को पूछ रहा है कि किस देश में होगा। ब्राजील में होगा, चीन में होगा, इंडोनेशिया में होगा या भारत में होगा। तो G20 का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील में होने वाला प्रस्तावित है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। 7वां देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है चाहे स्थित है? मुंबई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है अथवा दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 44वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा अथवा 52वें संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए, इसलिए विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संसद के नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, उस क्षेत्र की विधानसभा, मंत्रिपरिषद व उपराज्यपाल, उपर्युक्त दोनों अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संघ राज्य क्षेत्रों का, अब संघ भी है और राज्य क्षेत्र, संघ का मतलब होता है केंद्र, राज्य का मतलब होता है राज्य। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन दोनों लोग मिलकर के चलाते हैं, अर्थात संसद के नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक और उस क्षेत्र की विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद व उपराज्यपाल। तो इस प्रकार से विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। 10वां दे रहा है कि वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। वनस्पति जितने पेड़ पौधे हैं, यदि वे अपने भोजन के समय भूमि से अपने जाइलम नलिका के द्वारा जितना भी जल खनिज लवण अवशोषित करते हैं, उसमें से जल जब पत्तियों तक पहुंचता है तो उसमें से कह रहे हैं कि उसका पत्ती का कौन सा भाग अधिक से अधिक उत्सर्जित करता है, जल की हानि करता है? पत्ते का ऊपरी सतह, पत्ते की निचली सतह, फूलों की पंखुड़ी या तना। तो पत्ते का जो ऊपरी भाग होता है वह प्रकाश संश्लेषण के समय अधिक जल को क्या करता है, ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन हो जाता है, अर्थात वाष्पीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार विकल्प संख्या ये सही होता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, रदरफोर्ड ने किया, बोहर ने किया अथवा न्यूटन ने किया। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया, इसलिए विकल्प संख्या ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से जौहर योजना प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में अथवा गुजरात में? तो झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से जौहर योजना प्रारंभ की गई। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जौहर योजना किस राज्य में संचालित है? तो झारखंड में। इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में आपका दे रहा है क्वेश्चन कि भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, माउंटबेटन को कहा जाता है या जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए आपका सही होता है। 14वां दिया है कि काटो और जलाओ, पेड़ों को काट दीजिए, जला दीजिए और फिर वहां खेती करिए, फिर आवश्यकता अनुसार छोड़ करके फिर दूसरी जगह काटिए, जलाइए। तो काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? गन्ने की फसल उगाने का तरीका है, वन नाश करने की प्रक्रिया है, या सिंचाई रहित कृषि है, या झूम खेती है? तो इसको हम झूम खेती कहते हैं। झूम खेती अभी चले जाइए असम क्षेत्र में, तो वहां आज भी लगभग कुछ क्षेत्रों में चलती है। तो जितने लोग
जंगलों को फूंक देते हैं, वहां राख पात हो जाती है, पोटेशियम वगैरह की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है, खेती करते हैं, फिर उपज साल 2 साल के बाद कम होती है, छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। विकल्प आपका डी सही होता है। 15वां सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को 15,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी है? 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 18,000 कर दिया है, 20,000 कर दिया है, 25,000 कर दिया है या 30,000 कर दिया है? तो 10,000 की इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो 15 और 10 25,000 वाला विकल्प सही हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे विश्व का अपरिवर्तन या इंटरनल्स शहर कहते हैं? एथेंस को, बर्लिन को, कायरो को या रोम को? तो रोम को विश्व का अपरिवर्तन शहर कहते हैं, इसलिए विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है। तो 17 में दे रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से किसे अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है या किसे पानी की अधिकतम अपेक्षित होता है? अपेक्षित का मतलब आवश्यकता होना। 4 फसल दी गई है, इसमें से देखना है आपको कि गन्ना अधिक पानी, गन्ना को जरूरत होती है कि जौ को, कि मकई को, कि गेहूं को? तो गन्ना को जितना इसमें से दिया है, चारों फसलों में से गन्ना को अधिक जल की आवश्यकता होती है। 18वां क्वेश्चन दे रहा है कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पर स्थित है? देहरादून में है, खड़कवासला में है, किर्की में है या चेन्नई में है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान द्वारा प्रेरित है? 4 विकल्प है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, यूनाइटेड किंगडम से है, स्विट्जरलैंड से है या कनाडा से है? तो हमारे देश का जो संविधान है, इसका मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसलिए विकल्प संख्या ए सही होता है। निम्नोक्त यात्रियों में से किसने भारत की यात्रा गुप्त काल में की थी? बहुत सारे आए, चीन से भी आए और दूसरी जगह से भी आए। तो कह रहा है कि ह्वेनसांग आया था, फायान आया था, मार्को पोलो आया था या निकोलो कोंटी आया था? तो कौन सही हो जाएगा इसका? तो फायान आया था गुप्त काल में, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन्स अथवा लॉर्ड कर्जन को? तो आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया लॉर्ड रिपन को माना जाता है, विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है 22 में कह रहा है कि आर्यभट्ट और बाराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित है? अर्थात किस युग में इनका प्रादुर्भाव था? गुप्त वंश में, कुषाण वंश में, मौर्य वंश में अथवा पाल वंश में? तो बाराहमिहिर और आर्यभट्ट गुप्त वंश में ये प्रकाश में थे, इसलिए गुप्त वंश इसका क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? तुकाराम थे, रामदास थे, एकनाथ थे अथवा ज्ञानदेव थे? तो आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में रामदास का बड़ा ही प्रचार प्रसार था, इसलिए रामदास इनके गुरु थे। तो शिवाजी के धर्म गुरु कौन थे? तो रामदास थे, विकल्प बी आपका सही होता है। 24वां क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा अथवा मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा? तो बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी महात्मा गांधी ने दिया, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। 25वां क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया था, तो अंग्रेजों का राज्य था,
हालांकि राजा राम मोहन राय बहुत प्रयास किए, लेकिन अंत में अंग्रेजों को भी समझ में आया कि पुरुष के तो मर ही गया, उसके साथ साथ जिंदा ही पत्नियों को भी जल जाना पड़ता था, तो यह बहुत बड़ी कुप्रथा थी। तो अंग्रेजों ने इनके बातों को सुना और एक नियम पारित किया, और वह कौन था अंग्रेज? तो सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड रिपन से संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित है, या विलियम बेंटिक से? तो कौन सही होगा? विलियम बेंटिक ने। विकल्प संख्या डी इसमें सही कर देंगे। अगर पूछ दे कि लॉर्ड कार्नवालिस किससे संबंधित था, तो यह भूमि के बंदोबस्त करने के लिए प्रसिद्ध था, और यही गौसपुर से आगे बढ़ रहा था। गाजीपुर में एक गांव है गौसपुर, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको दफना दिया जाता है गाजीपुर में, जहां लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा बना हुआ है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 आपके स्क्रीन पर है। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया, मोहम्मद शाह तुगलक ने किया, शेर शाह सूरी ने किया, अथवा अकबर ने किया? तो रुपया नामक नया सिक्का पहली बार भारत में शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया, इसलिए विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 दे रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अथवा रविंद्रनाथ टैगोर? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया किसके नाम से? उस्मानिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो विकल्प संख्या डी आपका सही है, क्योंकि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया। आगे देखेंगे 29वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? इसके 4 विकल्प हैं। लखनऊ 1916 के अधिवेशन में, लाहौर के 1929 अधिवेशन में, त्रिपुरा 40 में हुआ उसमें, अथवा लाहौर के 1940 के अधिवेशन में? तो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ 1929 में, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30वां है कि नाथपा ठाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, यानी कहाँ चलती है? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में? कौन सा विकल्प होगा? तो इसका विकल्प है सी, हिमाचल प्रदेश। तो नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में संचालित है, तो विकल्प संख्या सी इसका सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यह दिया है आपके स्क्रीन पर कि संसार की छत किसे कहते हैं? इंदिरा स्थल, कंचनजंगा को, पामीर नाट को, अथवा इंदिरा कोल को? तो संसार की छत हम पामीर का जो पठार है उसको हम कहते हैं, तो पामीर नाट इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 32। गाइजर एक जल स्रोत होता है जो निरंतर जल फेंकता रहता है, रुक रुक करके जल फेंकता है, नियमित अंतरालों पर जल और वाष्प फेंकता है, अथवा डी केवल भाप फेंकता है? तो यह होगा विकल्प संख्या सी, क्योंकि गाइजर नियमित अंतरालों पर जल और वाष्प फेंकता रहता है, इसलिए उसे गाइजर जल स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। अगला दिया है कि औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन करना, धूल में वृद्धि होना, अथवा पादप आवरण में परिवर्तन होना।
तो इसका बिल्कुल विकल्प ए सही हो जाएगा। भूमंडलीय जलवायु में परिवर्तन का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि होना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है, कंबल के समान यह गैस हमें ढक लेती है, और जिससे विश्व उष्मायन की स्थिति हो जाती है या ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हो रही है। तो बिल्कुल बढ़िया इसका कारण हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। 34वां क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में ये हैं, गुजरात में है, असम में है अथवा राजस्थान में है। तो अंकलेश्वर और कलोल ये दोनों तेल क्षेत्र गुजरात में पड़ते हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्या है? क्रिकेटर है, कछुए की जाति है, घास जैसी वनस्पति है, या ओलिव पेड़ की एक प्रजाति है। तो ओलिव रिडले एक कछुए की जाति है, इसलिए विकल्प संख्या बी सही होता है। आगे देखेंगे, अब इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 में आपके पास सामने है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की आदि जननी कहा जाता है? चार विकल्प आपको मिलेंगे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, तो इसलिए विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। अनुशासन के बिना व्यक्ति अपने चरित्रों को खो देता है के रेखांकित अंशों में। कह रहा है कि अब ये अंडरलाइन दिया गया है, इसमें कुछ न कुछ त्रुटियां हैं और उसको देख करके आपको सही लगाना है। कह रहा है कि इसके के बिना वाले भाग में त्रुटि है, कि अपने वाले भाग में त्रुटि है, चरित्रों में त्रुटि है, या डी वाले में त्रुटि है। तो हम देख रहे हैं कि अनुशासन के बिना व्यक्ति, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अपने चरित्रों को खो देता है, तो अपने चरित्रों नहीं होना चाहिए, अपने चरित्र को खो देता है, इसलिए सी वाले में त्रुटि है। तो लिखेंगे कि सी में त्रुटि है, क्योंकि चरित्रों को नहीं बल्कि अपने चरित्र को खो देता है। विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि भारत की मौजूदा वर्तमान राजनीतिक स्थिति बहुत अनिश्चित है, के रेखांकित अंशों में कहां कमी है उसको बता रहा है, कि ए में कमी है, कि बी में कमी है, कि सी में कमी है, कि डी में कमी है। इस पूरे सेंटेंस में जगह जगह क्या लगाया है? टिक लगाया है। तो आप देख रहे हैं कि भारत की मौजूदा वर्तमान राजनीतिक स्थिति बहुत अनिश्चित है। अब मौजूदा भी है, अब मौजूदा माने वर्तमान होता है, तो दो बार तो वर्तमान वर्तमान रहेगा नहीं, या तो मौजूदा रहता तो सही या तो वर्तमान रहता तो सही। अब दो ठे दे दिया है, इसलिए यहां पर वृद्धि दोष है और एक को नहीं रहना चाहिए, इसलिए बिल्कुल बी वाले में क्या है? कमी है। तो हमारा बी वाला विकल्प में त्रुटि है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो जिसकी आशा न की गई हो उसको असंभावित कहेंगे, अकल्पित कहेंगे, आकस्मिक कहेंगे, या अप्रत्याशित कहेंगे। तो प्रत्याशा इसमें जुड़ा हुआ है, तो जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर चमक रहा है। इसमें दिया है कि 1000 वर्षों के समूह के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो दिए गए हैं शब्द चार, इसमें से सबसे उपयुक्त 1000 वर्षों के लिए क्या होगा? तो सती माने होता है 100 वर्ष वाला, शताब्दी माने भी होता है सैकड़ा से, दशाब्द का मतलब होता है 10 शब्दों का समूह, और सहस्राब्दी का मतलब होता है सहस्त्र माने हजारों, अशब्दी अर्थात 1000 वर्षों का समूह। तो ये विकल्प बी सही हो जाएगा। तो 1000 वर्षों के समूह के लिए सहस्राब्दी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होगा, कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, स्वयं पाकी होना, अलग होना, संगत से हटकर काम करना, छुआछूत मानना।
तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना माने जो आपकी संगत है उससे हट करके काम करना, तो विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर है कि दांत दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है? मुंह चिढ़ाना होता है, कि हंसी उड़ाना होता है, कि क्रुद्ध होना होता है, या गिड़गिड़ाना होता है? तो दांत दिखाना या दांत खोलने का मतलब क्या है? गिड़गिड़ाने से है, अतः विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। 43 दे रहा है कि सांप को दूध पिलाना मुहावरा का अर्थ है शेषनाग की पूजा करना, टोटका करना, शत्रु का पोषण करना, या शत्रु पर विश्वास करना। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि शत्रु का पोषण करना, सांप को दूध पिलाना दोनों बराबर केस है, इसलिए विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 43 के बाद आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में आपके पास है कि निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तरों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चनों में से कौन सा उठा करके इसमें भर दिया जाए कि सेंटेंस या वाक्य पूरा हो जाए। आगे आप देखेंगे कि शिक्षा संस्थाओं की खाली स्थान है, तो शिक्षा संस्थाओं की समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो शिक्षा संस्थाओं, काला धन की समस्या तो है नहीं, आतंकवाद, जनसंख्या, अनुशासन। तो शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन की समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है, तो इसलिए विकल्प संख्या डी भर देंगे तो उचित होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव परीक्षा में प्रथम आने के लिए, अभिनव किसी लड़के का नाम है, वह परीक्षा में प्रथम आने के लिए कर रहा है, क्या रिक्त स्थान में भरा जाएगा? कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा खाक छानना, खून पसीना एक करना, दौड़ धूप करना, या जान पर खेलना। तो अभिनव परीक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर रहा है, यह बिल्कुल उचित होगा। खून पसीना एक करना माने अत्यंत परिश्रम करना। आगे देखेंगे 46, घर का ताला टूटा देख करके गई, पीला पड़ गई, पसीना पसीना हो गई, पैरों तले जमीन खिसक गई, या फिर सफेद पड़ गई। तो जब उसने देखा कि हमारे घर में ताला टूटा हुआ है, तो वह क्या होगा? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, ये सबसे उचित होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें है कि निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती, रांची, बाड़ी और गिरा। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 शब्द एक ही है, गिरा, सरस्वती और बाणी, तो ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सरस्वती माने भी सरस्वती होता है, बाणी माने भी, और गिरा भी इसका है, लेकिन रांची क्या है? अलग शब्द है, इसलिए रांची इसका विकल्प नहीं होगा और नहीं कोई हमें लगाना है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। वाल्मीक सही है कि वाल्मीकि सही है, कि वाल्मीकि सही है, कि वाल्मीकि सही है? तो ये शब्द बिल्कुल सही है। वाल्मीकि लिखने के लिए बा आधा लो, औ पर बड़ी की मात्रा और क पर छोटी की मात्रा, इसलिए वाल्मीकि शब्द का ये शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर के 50 तक निर्देश है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या पदबंध दिया गया है, जिसके लिए लिखे गए 4 शब्दों में से एक उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। 4 में से किसी एक का चुनाव करना है। तो पहला दिया है 49वां शब्द में, 49वें क्वेश्चन में देखिए, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो। मेहमान कहेंगे, अतिथि कहेंगे, आगंतुक कहेंगे, या संबंधी कहेंगे? तो जिसकी तिथि ज्ञात न हो वह तो अतिथि ही कहलाएगा, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। 50वां क्वेश्चन है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि, अतिवृष्टि, झंझावात, या दुर्दिन? तो आवश्यकता से अधिक वृष्टि अगर कम होगा तो अनावृष्टि, और आवश्यकता से अधिक हो जाए तो अतिवृष्टि। कहा गया है कि अतिका भला न बरसना, अतिका भला न धूप, और अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चुप।
तो किसी चीज की अति अधिक नहीं होती है, तो अतिवृष्टि का मतलब होता है अधिक से अधिक वर्षा होना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यह है एक कॉमन क्वेश्चन। इसमें दे रहा है आपका काहिरी नलिनी तू कुमिलाने तेरे ही नाल सरोरुह पानी। हे नलिनी, तुम क्यों कुमिला रही हो जबकि तुम्हारे नाल में सरोवर का पानी पड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसको किसने लिखा था कि काहेरी नलिनी ऋतु कुमिलानी। यहाँ बिहारी दिया गया है, सूरदास दिया है, कबीर दिया है और महादेवी वर्मा दिया है। तो कबीर दास की यह रचना है कि काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच, अर्थात आत्मा के लिए कहा गया कि हे नलिनी, तुम क्यों कुमिला रही हो जबकि तुम्हारा संपर्क सीधे परमात्मा से है। कबीर दास की यह रचना है। विकल्प संख्या सी सही हो जाए। निर्देश दे रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न के ऊपर निर्दिष्ट समास वाले शब्द समस्त पद का चुनाव कीजिए। अब इसमें समास से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन हैं। उसमें देखना है कि कौन सा समास है। पहले कि कर्मधारय समास है नील कमल में, सुलोचना में, शताब्दी में अथवा राधा कृष्ण में। तो नील कमल, नीला है जो कमल, अर्थात कमल की विशेषता बता रहा है कि यह नीले रंग का है, इसलिए एक विशेष है और एक विशेषण है। इसलिए कर्मधारय समास का सबसे अच्छा उदाहरण इसमें क्या है, नीलकमल है। बहुब्रीहि समास में दोनों में से न पहला और न ही अंतिम दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि तीसरा प्रधान हो जाता है। तो बता रहा है कि इसमें से बहुब्रीहि समास का कौन उदाहरण होगा, कमलनयन, लंबोदर, सज्जन अथवा प्रतिक्षण। तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो ये लंबोदर में क्या है, बहुब्रीहि समास है। आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। नीलकंठ, खरा खोटा, चरण कमल और नरसिंह। तो 20 का सही उत्तर है खरा खोटा, माने खरा और खोटा जिसके बीच और छिपा हो वहां द्वंद्व समास होता है। नीलकंठ, नीले रंग का कंठ है जिसका, अर्थात शिव, बहुब्रूही समास हो जाएगा। यहां पर दिया गया है कि चरण कमल, चरण रूपी कमल। फिर यहां देखिए कि नरसिंह, नरसिंह है, तो सबसे इसका उचित विकल्प क्या है, खरा खोटा। तो विकल्प संख्या द्वंद्व समास का हो जाएगा खरा खोटा, अर्थात ई विकल्प सही हो जाएगा। 55 में दे रहा है कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में काकी के जितनी भी ये बीच में का है, के है, ना है, नहीं है, तो जितनी भी भक्तियां छिपी रहती हैं वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे तत्पुरुष समास में गंगा जल, अर्थात गंगा का जल, देह लता, देह रूपी लता, नवग्रह, नवग्रहों का समूह, दुरात्मा, बुरी आत्मा। कौन सही हो जाएगा, तो ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। गंगा जल अर्थात गंगा का जल काके की इसमें छिपा हुआ है, इसलिए यहां तत्पुरुष समास होगा। आगे आपके पास स्क्रीन पर दिया है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कह रहा है कि द्विगु समास, द्विगु समास इसमें से कौन सा है, नवरात्र में है, ऊंच नीच में है, चक्रपाणी में है अथवा पीताम्बर में है। तो मात्र पहले जो इसमें शब्द होता है वह संख्यावाची वाची होता है, तो यह नवरात्रियों का समूह है, इसलिए द्विगु समास आपका ए में हो जाएगा। आगे देखिए, यहां करेंगे तो ऊंच और नीच हो जाएगा। पीताम्बर माने पीला वस्त्र है जिसका बहुब्रीहि में चला जाएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी जो धारण करता है अर्थात जिसके हाथों में चक्र है अर्थात विष्णु, ये होगा नहीं। 9 ये संख्यावाची दिया है, नवरात्रियों का समूह है, तो ए वाला सही हो जाएगा। 57 में दे रहा है कि हाथों के तोते उड़ जाना का अर्थ क्या है। दुख से हैरान हो जाना, काम बिगड़ जाने पर पछताना, चकित रह जाना अथवा पछताना। तो हाथों से तोते उड़ने का मतलब होता है दुख से हैरान हो जाना, परेशान हो जाना, तो विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि टोपी उछालने का अर्थ क्या है। टोपी उछालने का अर्थ क्या है, जीत की खुशी में टोपी को ऊपर फेंकना, अपमानित करना, कर पीटना अथवा हवा में टोपी लहराना। तो
इसका सही होगा कि टोपी उछालने का सही अर्थ है अपमानित करना, अर्थात किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, उड़ाना। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा है 59, लेकिन उससे पहले निर्देश है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, जिनमें से एक ही अर्थ सही है और सही अर्थ का आप चुनाव कीजिए। तो इसमें दे रहा है 59 नंबर कि किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना करना ही निवेदन कहलाता है, अथवा अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कहना निवेदन कहलाता है, या शिष्टता पूर्वक ढंग से कहना ही निवेदन कहलाता है, या योग्यता अनुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना ही निवेदन कहलाता है। तो निवेदन का मतलब होता है आग्रह करना या विनम्रता पूर्वक अपनी बात को रखना। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि निवेदन का अर्थ है अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कहना। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 दिया है आपके स्क्रीन पर। इसमें दे रहा है कि ईर्ष्या का अर्थ क्या है? जलन होना, शत्रुता का भाव व्यक्त करना, दूसरे की उन्नति को सहन न कर सकना, या दूसरे की उन्नति देख करके स्वयं उन्नति करने का प्रयास करना। तो इसका विकल्प होगा ईर्ष्या करने का मतलब होता है कि दूसरे के उन्नति या विकास को सहन न कर पाना और देख करके जो जलते हैं लोग, तो इस तरह से लोगों को हम क्या कहते हैं कि वो ईर्ष्या कर रहा है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। इच्छा का मतलब क्या होता है? तो वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को चाहना, प्राप्ति की संभावना के साथ इच्छा का समन्वय, उत्कंठा या उत्कट इच्छा। तो इच्छा का मतलब होगा यहाँ किसी वस्तु को चाहना या प्राप्त करने की कोशिश करना। विकल्प संख्या 20 इसका सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे प्रणाम का अर्थ क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रणाम का अर्थ नमस्ते भी होता है, सम्मानीय व्यक्ति को हाथ जोड़ना होता है, अपने से बड़ों को अभिवादन करना होता है, और समान अवस्था वालों का स्वागत करना होता है। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है? तो बी इसका सही हो जाएगा, सम्माननीय व्यक्ति को हाथ जोड़ना। ठीक है, ये हो जाएगा विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में दे रहा है कि सुहृद का अर्थ क्या है? आत्मीयता रखने वाला, मित्रता रखने वाला, साथ रहने वाला, समवयस्क, या फिर मित्रता रखने वाला, या सुंदर हृदय एवं व्यवहार वाला। तो सुहृद का अर्थ होता है मित्रता भाव रखने वाला, इसलिए विकल्प संख्या सी सही होता है। निर्देश फिर दिया अगले क्वेश्चन करने के लिए कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 पर्यायवाची हैं, किंतु एक शब्द भिन्न अर्थ देता है। भिन्नार्थक शब्द को ही आपको चयन करना है, अर्थात उसी पर टिक लगाना है। आगे देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन है कमल, पारिज, जलद और सरोरु। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, आप कमल माने देखिए, कमल का अर्थ होता है कमल। बारिज का मतलब होता है बार में जन्म लेने वाला, बार माने होता है जल, तो जल से जन्मा, ये भी कमल होगा। सरोरु ये भी कमल का अर्थ देता है। जलद जल देने वाला, तो जल देने वाला तो बादल होता है, इसलिए यह अर्थ क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। 65 का क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें भिन्न शब्द ढूंढना है। इंद्र, महेंद्र, राजेंद्र और सुरेंद्र। तो इंद्र को ही इंद्र भी कहा जाता है, महेंद्र भी कहा जाता है, महाधन इंद्र, सुरेंद्र सुरधन इंद्र, देवताओं के इंद्र। 3 तो एक ही अर्थ दे रहा है, लेकिन राजेंद्र यह क्या है? इससे भिन्न है, इसलिए यही विकल्प आपका सही हो जाए। 66 के ये में दे रहा है कि गंगा, मंदाकिनी, कालिंदी और त्रिपथगा। तो ये क्या कहलाता है? कौन इसमें भिन्न है? तो गंगा माने भी गंगा होता है, मंदाकिनी माने भी गंगा होता है, त्रिपथगा भी गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन कालिंदी माने होता है जमुना, इसलिए कालिंदी शब्द
विपरीत है और यही अर्थ लगाना है, यही टिक लगाना है आपको, इसलिए विकल्प संख्या 66 का ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 67 से 70 तक करना है, और 67 से 70 के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है कि इसका लेख पर आधारित है, इसको पढ़ेंगे और तब इसका उत्तर देंगे। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। राष्ट्रभाषा और भाषा में मुख्य अंतर यह नहीं है कि एक व्यापक विस्तार की क्षमता रखती है, दूसरी नहीं। यह भी नहीं कि राष्ट्रभाषा के बोलने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बड़ी होती है। मुख्य अंतर यह है कि राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय मूल्य के रूप में होती है। अपनी भाषा के प्रति निष्ठा राष्ट्रभाषा के प्रति दी गई निष्ठा से उद्बुद्ध होती है। दूसरे शब्दों में भाषा राष्ट्रभाषा बनती है, संख्या के बल पर नहीं। वह राष्ट्रभाषा बनती है अपने बोलने वालों की निष्ठा के बल पर। जिस भाषा पर समस्त राष्ट्र गर्व करता है, जिस भाषा की प्रतिष्ठा को प्रत्येक राष्ट्रवादी राष्ट्र की प्रतिष्ठा का पर्याय मानता है, जिस भाषा के मूल्य को अपने मानवीय मूल्यों से सर्वप्रथम स्थान देता है, वही राष्ट्रभाषा होती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक पूरा राष्ट्र जिस मूल्य की साधना करता रहा है वह था स्वातंत्र्य। इस स्वतंत्रता की भी वाहिका बनी हिंदी, और हिंदी राष्ट्रभाषा किसी कानून से, किसी बहुमत से या किसी अनुचित दबाव से नहीं, स्वाधीनता के यज्ञ में आहुति देने वाले प्रत्येक जजमान की श्रद्धा से, उसके ऋत्विजों की श्रद्धा से और स्वाधीनता की आवश्यकता से बनी है। हिंदी को राष्ट्रभाषा भूगोल ने नहीं, इतिहास ने बनाया। वह इतिहास हमसे काट दिया जाए तो हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। अर्थात हिंदी के महत्ता का वर्णन इसमें किया गया है, और इस पर आधारित आपके क्वेश्चन को देखना है 67 से लेकर के 70 तक। आगे देखेंगे 67 नंबर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपका। 67वां क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्रभाषा की उत्पत्ति को दर्शाया गया है, उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला गया है, भौगोलिक विस्तार को दर्शाया गया है, या ऐतिहासिक महत्व का कथन है। तो कौन सा सही होगा इसका? तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि इसमें प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्रभाषा के महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो क्या महत्व है? पूरी की पूरा लेख उस पर वर्णित है। आगे देखेंगे 68। राष्ट्रभाषा की प्रमुख पहचान क्या है? जिसके बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक हो, या जिसका भौगोलिक विस्तार अधिक हो, या जिसमें सरकारी कामकाज होता है, या जिसे प्रत्येक राष्ट्रवादी राष्ट्र का प्रतीक मानता हो। तो डी विकल्प बिल्कुल सारगर्भित है, इसलिए लिखेंगे कि राष्ट्रभाषा का प्रमुख पहचान जिससे प्रत्येक राष्ट्रवादी राष्ट्र का प्रतीक मानता हो। क्वेश्चन नंबर 69 दे रहा है कि राष्ट्रभाषा और भाषा में अंतर है। राष्ट्रभाषा विस्तृत क्षेत्र की भाषा है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति सन्निहित है। राष्ट्रभाषा का राष्ट्रीय मूल्य है। राष्ट्रभाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है। तो इसमें देख रहे हैं कि राष्ट्रभाषा का राष्ट्रीय मूल्य सबसे अधिक है, तो मूल्यवान जो है वो उसी की तो कीमत होती है। तो राष्ट्रभाषा और भाषा में अंतर यही है कि राष्ट्रभाषा का राष्ट्रीय मूल्य भाषा की अपेक्षा अधिक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने वाला कारण क्या है? बहुमत है, कानून है, स्वतंत्रता की आवश्यकता है, या अनुचित दबाव है? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने वाला कारण स्वतंत्रता की आवश्यकता है, जैसा कि लेख में बता रहा है। तो हमारा 70 का विकल्प संख्या सी, स्वतंत्रता की आवश्यकता हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स तथा हिंदी के क्वेश्चन 70 यहाँ पूरे होते हैं। ठीक इसके जस्ट पीछे गणित, उसके पीछे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। नियमित आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, 2 से 3 बार देखते रहिए भर दिन में। धीरे धीरे आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जैसे जैसे
आपका तैयारी होगी, आप बिल्कुल अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे और परीक्षा में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।